लास्ट टाइम हम लोग डेटा टाइप की बात कर रहे थे। तो हमने जो लास्ट टाइम पे किया था वो जाना था डेटा टाइप के बारे में। डेटा टाइप मैंने बताया था दो तरीके के होते हैं, प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, तो डेटा दो तरीके का, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में मैंने बता दिया इंटीजर, फ्लोट, ये सारे आते हैं, और नॉन प्रिमिटिव में मैंने बता दिया था आपको कि एरे और इस तरीके की चीज़ें आती हैं। एरे हो गया आपका, स्ट्रक्चर हो गया, सी में जो आता है वो है, पैनम आ गया, यूनियन आ गया। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई थी। ऑपरेटर्स हम लोग करेंगे। ऑपरेटर्स में हमने ज़्यादातर ऑपरेटर्स देख रखे हैं। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं आस्काई वैल्यूज इन सी। ठीक है, आस्काई कोड समझना जो कि इम्पोर्टेंट है। तो एक बार देखते हैं कि आस्काई कोड इन सी लैंग्वेज के बारे में। ठीक है, आस्काई कोड एक्चुअली है क्या? आस्काई का फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, तो एक्चुअली में मैंने बताया था आपको कि क्योंकि हर कंट्री में अलग कैरेक्टर सेट्स होते हैं, अलग अलग तरीके की लैंग्वेजेस होती है जिसे कहा जाता है। कैरेक्टर सेट का मतलब क्या होता है कि जो आपके कीबोर्ड पे कंप्यूटर के जो कीज़ होती हैं उस पर जो अल्फ़ाबेट लिखा होता है उसमें कैपिटल A to Z है, और शिफ्ट के साथ आप यूज़ करते हैं तो स्मॉल A to Z हो जाता है। इसी तरीके से 0 to 9 नंबर्स हैं। उसके अलावा कुछ स्पेशल सिंबल्स हैं जैसे हैश, @ एस्ट्रिक्स, इस तरीके के हैं कुछ कीज़ हैं। ठीक है, उसके अलावा कुछ सिंबल्स और भी हैं, प्लस, माइनस, डिवीज़न, एस्ट्रिक्स, इस तरीके के सिंबल्स हैं। ठीक है, तो इन सब को मिला करके आस्काई कोड बनता है। आस्काई कोड क्या है? मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर जो है कैपिटल A को नहीं समझता है, वो समझता है 65 को। ठीक है, वो कैपिटल Z को नहीं समझता है, वो 90 को समझता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हर चीज़ के लिए कैरेक्टर सेट बनाए गए हैं। कंपाइलर क्या समझता है? 65 का मतलब ये समझता है, और B को 66 समझता है, एंड सो ऑन। इसी तरीके से Z को कैपिटल 90 समझता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर स्मॉल a की बात करें आप तो 91 समझता है। इसी तरीके से स्मॉल z की बात करें तो 122 समझता है। इसके बीच में बाकी सब आ जाएंगे, 92b हो जाएगा, एंड सो ऑन। इसी तरीके से कैरेक्टर सेट डिफाइंड है पहले से। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम कंप्यूटर को अगर कोई वैल्यू दें तो वो हमको ये बता सकता है कि उसका डेटा टाइप क्या होगा। ठीक है, तो एक प्रोग्राम हम करके देखते हैं, इस चीज़ को थोड़ा और प्रोग्रामेटिकली समझते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा हमारे लिए। मैं कंपाइलर ओपन कर लेता हूँ। ये हम आ गए कंपाइलर पे, फाइल हमने कर लिया, ओपन कर लिया, और एक बार हम क्या करते हैं कि यहाँ पर आ जाते हैं, हेडर फाइल्स बना लेते हैं। हाँ, studio.h और हैश इंक्लूड conio.h को यूज़ कर लेंगे हम। इसके बाद हम आ जाएंगे void मेन में, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और यहाँ पर होगा क्या, कैरेक्टर। सपोज मैंने एक कैरेक्टर ले लिया ch नाम का। ठीक है, इसको हम ये कह सकते हैं कि वेरिएबल डिक्लेरेशन है ये। ठीक है, वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया हमने। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट करवा देंगे पहले। ठीक है, तो प्रिंट क्या कराएंगे, एंटर द कैरेक्टर। ठीक है, तो जो चीज़ें मैंने आस्काई के बारे में बताई है वही हम वेरीफाई करने जा रहे हैं इस प्रोग्राम से कि वो बात सही है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, यूज़र से इनपुट लेंगे। पहले क्या इनपुट लेंगे, कैरेक्टर इनपुट लेंगे, क्योंकि कैरेक्टर के लिए हमने किया कर रखा है। कैरेक्टर को इनपुट लेने के लिए %c का यूज़ किया जाता है, और इसके बाद %, जिसको एड्रेस ऑफ ऑपरेटर कहा जाता है, लगा के ch में इनपुट ले लिया मैंने। उसके बाद मैं क्या करूँगा, printf करके इसको डिस्प्ले करवा दूँगा। ठीक है,
डिस्प्ले क्या करवाऊँगा मैं, ASCII कोड। तो मैं इनपुट करवाऊँगा कैरेक्टर, लेकिन डिस्प्ले क्या कराऊँगा, ASCII कोड, ताकि उससे मुझे समझ में आ जाए कि मैं कैपिटल ए को जो Z कह रहा हूँ क्या वाकई वो होता, मतलब कैपिटल ए को मैं 65 कह रहा हूँ और कैपिटल बी को मैं 66 कह रहा हूँ, इसी तरीके से Z को मैं 90 कह रहा हूँ, तो ऐसा है भी या नहीं, ये हम वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं हम द ASCII कोड इज, ठीक है, और इसी में %d डाल देते हैं और कॉमा करके हम क्या करेंगे, CH को डिस्प्ले करा देंगे, ठीक है। और आउटपुट स्क्रीन को होल्ड करने के लिए हम .ch लिख देंगे, ठीक है। हम क्या करते हैं, पहले सेव कर लेते हैं प्रोग्राम को। तो मैंने बताया था ASCII नाम से ही सेव कर लेते हैं, .c सेव हो गया। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके कंपाइल करेंगे। Alt F9 से भी कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी वो स्क्रीन को हटाने लगता है, इसलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। हाँ, इसके बाद इसको रन करके देखते हैं। ये रन हो गया प्रोग्राम हमारा। अब मैंने यहाँ पे डाल दिया कैपिटल ए सपोज, ठीक है, जिसका हम जान रहे हैं एक्चुअली। तो ये देखो 65 आ गया, ठीक है। इसी प्रोग्राम को दोबारा रन कर लेते हैं। इसी प्रोग्राम को रन करते हैं। अब हम कुछ और दे देते हैं इनपुट। मैंने CLR SCR नहीं चलाया, इसीलिए पिछला वाला आउटपुट भी आ रहा है स्क्रीन पर, ठीक है। तो मैंने मानो C दे दिया मैंने, ठीक है। तो 65, 66, 67 आना चाहिए। ये देखो 67 आ रहा है, ठीक है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने C दिया है इनपुट। C इनपुट देने के बाद अब आप कैलकुलेट कर लीजिए, अगर A 65 है तो B 66 हो गया और C 67 हो जाएगा, जो कि 67 आ रहा है, करेक्ट आ रहा है, ठीक है। एक कोई और कैरेक्टर डाल के देख लेते हैं, दूसरा कुछ, और उसको बाद में हम लोग अपने ASCII वाले कोड वाले स्टैंडर्ड से जाके मैच कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर डाल देते हैं एस्ट्रिक सिंबल, लेकिन वो कैरेक्टर नहीं आएगा, कोई कैरेक्टर डालते हैं। हम T डाल देते हैं, T स्मॉल t, ठीक है। अब ये आ रहा है 116। अब इसको चल के हम लोग देख लेते हैं कि सही है कि नहीं। तो हम चले जाएंगे ब्राउज़र पे, और यहाँ हम लिखेंगे ASCII कोड इन C। तो उसका एक चार्ट आ जाएगा, चार्ट से मैच कर लेंगे, ठीक है। ये रही ASCII टेबल जो पिछली बार हमने ओपन किया था, थोड़ी बेटर टेबल थी, इजी टू अंडरस्टैंड थी देखने में। तो हम आ जाते हैं स्मॉल t पे। तो ये स्मॉल, ये लिखे हुए स्मॉल लेटर, ये देखो T, ये दिख रहा है 116। इसको बड़ा कर देते हैं ताकि विजिबल हो थोड़ा सा। ये रहा T 116, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा प्रोग्राम जो है आउटपुट सही दे रहा है, ठीक है, ठीक है, क्लियर। इस प्रोग्राम में अगर हम CLR SCR और लगा दें वेरिएबल डिक्लेरेशन के नीचे, तो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि हमारे प्रोग्राम में जो इसकी प्रॉब्लम है वो हट जाएगी, ठीक है। क्लियर, ये समझ आ गया? ओके, ठीक है। तो ये समझ आ गया ना ASCII कोड कैसे प्रिंट करेंगे और उसको कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सिंगल प्रोग्राम, जिसमें हमने एक कैरेक्टर को चेक कर लिया है। अब क्या करते हैं, एक कंबाइंड प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम ऑलमोस्ट सारे लूप चला करके एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। ऑल्दो लूपिंग हमने किया नहीं है, लेकिन एक बार ये प्रोग्राम बना लेते हैं, लूपिंग भी इसके बाद फिर हम करेंगे, ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट के बाद। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि इंटीजर एक वेरिएबल ले लेते हैं i नाम का, ठीक है, और इसको हटा देते हैं क्योंकि हमें मैसेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पर स्कैन करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अब हम कुछ यूज़र से इनपुट नहीं ले रहे हैं, हम सीधा लूप चला करके सब कुछ डिस्प्ले करा देंगे, ठीक है। तो हमने फॉर का लूप चला लिया। यहाँ पे लूप क्या करता है, किसी चीज़ को बार बार रिपीट करता है, मैं अभी बता दे रहा हूँ। ऑल्दो हमने अभी लूपिंग किया नहीं है, लेकिन मैं लूपिंग का एक आइडिया दे दूँगा। तो जब फॉर का लूप लिखा जाता है तो पहले इनिशियलाइज़ किया जाता है वेरिएबल को, फिर वेरिएबल के लिए कंडीशन लिखी जाती है। तो क्योंकि मैंने बताया था कि 256 का कैरेक्टर सेट होता है,
तो हम इसको चलाएंगे 255 तक, क्योंकि 0 से चला रहे हैं, ठीक है। तो 256 कैरेक्टर्स का सेट हो जाएगा, जो कि हमारे कीबोर्ड में 256 कैरेक्टर्स का सेट होता है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, करली ब्रेसेस ओपन कर लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर करली ब्रेसेस क्लोज कर लेंगे, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, द आस्काई वैल्यू ऑफ कर देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे द आस्काई वैल्यू ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि दोनों चीज़ें डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे %C भी लिखेंगे, ताकि उसका कैरेक्टर वाला हमारा वो आ जाए, कैरेक्टर भी आ जाए, हाँ। और यहाँ इक्वल, हाँ ठीक है, इक्वल ही रख देते हैं, ठीक है, स्पेस कर देते हैं थोड़ा, इक्वल ये, ठीक है। और हमारा वेरिएबल का नाम क्या है, k, ठीक है। तो k को हम 2 बार डिस्प्ले करेंगे, क्योंकि एक बार कैरेक्टर के फॉर्म में कर रहे हैं और एक बार इंटीजर के फॉर्म में करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब इसको हम सेव कर देते हैं और इसको चल के कंपाइल करके देखते हैं सही है कि नहीं प्रोग्राम हमारा। पहले तो कंपाइलेशन में कोई एरर नहीं है, एरर है, 2 एरर्स बता रहा है। क्या एरर बता रहा है, एक्सप्रेशन सिंटैक्स, अच्छा कोई गड़बड़ी हो गई, 1 मिनट में देखता हूँ क्या गड़बड़ी किया हमने। एक्सप्रेशन सिंटैक्स में कुछ गड़बड़ी है, तो हमने क्या किया है, अच्छा आई को 2 बार डिक्लेयर कर दिया, तो ये लाइन नहीं लिखेंगे तो चल जाएगा हमारा, ठीक है। इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वहाँ अंदर डिक्लेयर कर रखा है, तो यहाँ ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमने मल्टीपल डिक्लेरेशन कर दिया था, ये गड़बड़ कर दिया था, ठीक है, हाँ 2 बार डिक्लेयर कर दिया था। अब यहाँ हमने क्या किया कि गड़बड़ कर दिया, बता रहा है एक्सप्रेशन सिंटैक्स, ठीक है। तो यहाँ स्पेसिंग ज़्यादा हो गई, स्पेसिंग ज़्यादा हो गई थोड़ी, एक बार और देखते हैं, नोट तो नहीं करना चाहिए, नहीं करेगा तो बाहर डिक्लेयर करेंगे, इसको बाहर ही डिक्लेयर कर देते हैं, वेरिएबल को बाहर डिक्लेयर करना है, ठीक है। यहाँ इसको यूज़ करते हैं, तो डिक्लेरेशन यही कर देते हैं, इंटीजर आई, ठीक है। और इसको सेव कर लेते हैं एक बार पहले, यस। अब जाके कंपाइल करते हैं। अब एक एरर है, एक एरर क्या है, यहाँ पर हमने कुछ गड़बड़ कर दिया है। क्या गड़बड़ किया है, 1 मिनट, क्या था गड़बड़, एरर हटा दिया मैंने, जो स्क्रीन पे आ रहा था, स्क्रीन पे आ रहा था एरर, ये कह रहा है कि अनडिफाइंड सिंबल के, एक्चुअली ये आई हमने के लिख दिया था, हम इसको कंपाइल कर लेते हैं। अब देखते हैं कोई एरर है, अब कोई एरर नहीं है, अब प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। तो दिख रहा है ये 255 तक का सेट आ गया, ठीक है, सारे कैरेक्टर्स आ गए। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर /n के बजाय /t चलाते हैं, ताकि सब एक ही स्क्रीन पर दिखाई दे, ठीक है। पूरा हटा देते हैं, आस्काई प्रोग्राम हमारा सेव नहीं है, बताना होगा, ये आ गया था सुबह, यहाँ पर जाके सेव कर लेते हैं एक बार, फिर से कंपाइल करते हैं, प्रोग्राम को बंद कर लेते हैं, कंपाइल रन कर दिया हमने। ये थोड़ा देखने में और दिक्कत कर रहा है, /n ही ठीक था, ठीक है, इसको /n ही रहने देते हैं, बाकी सब कुछ ठीक है प्रोग्राम का। /t और जम्बल कर दे रहा है, मिक्स कर दे रहा है, ठीक है। ये सबके आस्काई कोड आ गए, ठीक है, क्लियर। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, एक काम 65 to 90, इससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा हमें कि हम सही वाला करना है कि नहीं करना है। इसमें बहुत आइडिया नहीं लग रहा था। हमने क्या किया है, दिख रहा है, सिर्फ वही चला दिया है, कैपिटल A to Z वाला। तो क्योंकि इसकी स्क्रीन में कैपिटल A आ नहीं पा रहा है, क्योंकि वो स्क्रीन बात समझ रहे हो, छोटी पड़ जा रही है, उसमें स्क्रॉलर नहीं होता, स्क्रॉल करने के लिए नहीं होता है, ठीक है। तो 66 से 90 आ रहा है, इससे हमारा कंफर्मेशन हो गया कि हम
बिल्कुल सही कर रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने जो स्क्रीन पे देखा था और जो हमारा स्काई कोड इसमें आ रहा है दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो इस प्रोग्राम को मैं एक बार और बता देता हूँ। मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, CLR SCR चलाया है क्लियर करने के लिए स्क्रीन को। फिर मैंने क्या किया है कि यहाँ पर सिर्फ क्या चेक किया है इस प्रोग्राम में कि हमारा कैपिटल A to Z का जो ASCII कोड होता है वो हमने डिस्प्ले करके देखा है, ठीक है। तो हमने स्टार्ट किया है, कंडीशन में उसको लेस देन चेक कराया है और I++ कर दिया है। इससे हमारा सिर्फ कैपिटल A to Z आ जाएगा। हम स्मॉल देखना चाहें तो हम 91 से लेकर के और 122 तक चला सकते हैं, तो स्मॉल वाले आ जाएंगे। इसी तरीके से आप टेबल को देख करके वहाँ से वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोग्राम आपको हेल्प करेगा, जैसे आपको ASCII कोड सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, आप प्रोग्राम बना के खुद ही फाइंड आउट कर सकते हैं उसका ASCII कोड, ठीक है। इसमें कोई डाउट? इसको प्रैक्टिस करने से ये आ जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है ना? ठीक है, फिर आगे प्रोसीड करते हैं। जस्ट अ सेकंड, ये प्रोग्राम में सेंड कर देता हूँ। हाँ, क्या करते हैं, नेक्स्ट प्रोग्राम प्रोसीड करते हैं हम अपने। तो ASCII मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा ASCII कोड कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसको एक बार जब एक दो बार ट्राई करोगे तो समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं C में कांस्टेंट की, ठीक है। तो दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है वेरिएबल। तो वेरिएबल का मतलब जैसे ये i इक्वल्स टू एक वेरिएबल है, इसमें मैंने 4 डाला और नेक्स्ट लाइन में अगर मैं i इक्वल्स टू 9 लिख दूँ और अगर मैं इसको हटा दूँ यहाँ से और i को सिर्फ मैं प्रिंट करवा दूँ अगर, ठीक है। तो क्योंकि i एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू वेरी कर सकती है, तो वेरी कर जाएगी इसकी वैल्यू, मतलब कि i की वैल्यू जो आएगी वो 9 आएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि i एक वेरिएबल है। वेरिएबल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वेरिएबल क्या करता है, अपनी वैल्यू को वेरी कर सकता है। मतलब अगर एक लाइन में आपने कुछ वैल्यू डाला फिर अगली लाइन में कुछ और कर दिया, तो जो लास्ट में वैल्यू होगी, ठीक है, वही वही जो है वो करेगी, ठीक है। आई गेट, समझ में आ रहा है ये चीज़? यस सर। तो ये हो गया वेरिएबल आपका। अब हम बात कर रहे थे कांस्टेंट की, ठीक है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट में जैसे कि डिफरेंस होता है, जनरल डिफरेंस भी यही होता है कि कांस्टेंट की वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। सिमिलरली पाइथन में भी यही चीज़, पाइथन में कह रहा हूँ मैं, यहाँ पर सी में भी यही चीज़ है कि अगर सी में आपने किसी भी वर्ड के आगे अगर कॉन्स्ट कीवर्ड यूज़ कर दिया, कॉन्स्ट, ठीक है, कॉन्स्ट CONST लिखेंगे अगर आप, और सपोज़ मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना दूँ पाई नाम से और उसकी वैल्यू दे दूँ मैं 3.14, जैसे कि पाई आप जानते हैं कि वैल्यू फिक्स होती है उसकी, तो ये इंटीजर नहीं है, फ्लोट है। पहली चीज़ इसको फ्लोट कर देते हैं, ठीक है। तो अभी अगर इसको हम प्रिंट करवा लें यहाँ पर, तो यहाँ पे एक और दूसरा प्रिंटफ चला देते हैं। हम एक ही प्रिंट में भी कर सकते हैं, मैं अलग प्रिंटफ में इसलिए कर रहा हूँ ताकि अभी कन्फ्यूजन किसी तरीके की ना क्रिएट हो। तो यहाँ पे %f कर दिया मैंने, कॉमा किया और पाई को डिस्प्ले करा दिया, ठीक है। यहाँ से मैं कंपाइल कर लेता हूँ, एक एरर, डिक्लेरेशन नॉट अलाउड हियर, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम हटा देते हैं, जो ऊपर वाला i = 9 है, ठीक है। और दोबारा कंपाइल करते हैं क्योंकि वो डिक्लेरेशन जो है वो गलत जगह पे था। कंपाइल हो गया, सही है प्रोग्राम। अब रन पे आ जाते हैं, तो दिख रहा है 4 और 3.14 आ रहा है, ठीक है। अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन i की वैल्यू तो हमने चेंज कर दी थी। यहाँ पे i की वैल्यू मैंने 70 कर दी, और अगर मैं पाई की वैल्यू भी चेंज करूँ इसी तरीके से, पाई की वैल्यू मैं कर दूँ 56.47, ठीक है। तो मैं देखता हूँ कि क्या ये पॉसिबल है।
तो एक एरर आ रहा है, तो दिख रहा है पाई की वैल्यू चेंज नहीं करने दे रहा है, दिख रहा है, कह रहा है कैन नॉट मॉडिफाई ए कांस्टेंट ऑब्जेक्ट। इसका मतलब ये है कि कांस्टेंट हम उसी चीज़ को बनाते हैं जिसकी वैल्यू हम चाहते हैं कि कोई यूज़र किसी भी तरीके से उसकी वैल्यू को चेंज ना कर सके, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा है कि पाई की वैल्यू को चेंज नहीं करने देगा, जबकि वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करने दे रहा है। तो यहाँ पे अगर हम कमेंट लगा दें इस लाइन को, मतलब हमारा कंपाइलर्स को ना रीड करे, तब ये हमारा प्रोग्राम चल जाएगा, हमारे प्रोग्राम में एरर हट जाएगी, दिख रहा है 0 एरर हो गया। अब हमारा प्रोग्राम चल जाएगा क्योंकि वेरिएबल के साथ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कांस्टेंट के साथ आप ऐसा नहीं कर सकते, इसीलिए कांस्टेंट हम यूज़ भी करते हैं। समझ में आई ये चीज़? तो यही डिफरेंस है आपके किस में, वेरिएबल में और कांस्टेंट में। अब कांस्टेंट का यूजेस भी क्या है ये मैंने आपको दिखा दिया, जैसे कि पाई का मैंने एग्जांपल लिया जो कि मैथमेटिक्स में हम यूज़ करते हैं, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, एरिया ऑफ सर्किल निकालने के लिए, तो वहाँ पे पाई की वैल्यू फिक्स होती है, ठीक है। तो मैथ्स का रूल ये कहता है कि नहीं, पाई की वैल्यू फिक्स होती है, उसको चेंज नहीं। लेकिन अगर क्योंकि आपने उसको अगर वेरिएबल बना दिया, सी में जैसे आई मैंने बनाया है, तो उसकी वैल्यू कोई भी चेंज कर लेगा, इसलिए आपको उसको पाई को कांस्टेंट बनाना पड़ेगा। इसी तरीके से और भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि अगर मैं एक बात करूं, सपोज़ मैंने ये कहा कि मुझे 5 बच्चों के स्कूल का नाम चाहिए और उनके एक सब्जेक्ट का मार्क्स चाहिए, तो वो पाँचों बच्चे अगर एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उनके स्कूल का नाम क्या होगा, सेम रहेगा, करेक्ट। तो जब सेम रहेगा, तो अगर आपको सेम रखना है फिक्स तरीके से ताकि वो गलती से भी ना चेंज हो सके, तो आप उसको क्या करना पड़ेगा, आपको कांस्टेंट बनाना पड़ेगा। कांस्टेंट बना के वैल्यू उसकी देना पड़ेगा, यूज़र से इनपुट नहीं लेना है, ठीक है। क्योंकि हमें तो ये पता है कि सबकी जो भी एडमिशन लेगा उन सबका स्कूल सेम ही होगा। इसी तरीके से स्कूल का कोड हो गया, तो वो भी आप कांस्टेंट बना करके यहाँ फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि कोड गड़बड़ हो गया तो फिर बहुत बड़ा गड़बड़ हो सकता है। जैसे बोर्ड हर स्कूल को एक कोड अलॉट करता है, ठीक है, हर सब्जेक्ट को एक कोड अलॉट करता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप प्रोग्रामिंग में यूज़ कर रहे हैं अपने, तो उनको कांस्टेंट बना दीजिए ताकि आपसे भी वो गलती होने से आप बच जाएं, ठीक है। क्लियर? तो सी इसके लिए 2 तरीके देता है, एक तो कांस्टेंट कीवर्ड, ठीक है, और इसके अलावा एक दूसरा मेथड भी सी हमको प्रोवाइड करता है, जो कि ज़्यादातर जगहों पे नहीं पढ़ाया जाता, नहीं बताया जाता हमें। अगर नाम याद हो तो मैंने एक क्लास में बताया था कि प्री प्रोसेसर्स की बात की थी मैंने, अगर याद हो तो, ठीक है। तो प्री प्रोसेसर्स क्या होते हैं, मैंने बताया था जो हेडर फाइल्स होती हैं आपकी स्टीडियो कोनियो, तो मैंने बोला था पिछली क्लासेस में या जो पिछली वाला वीडियो जो मैंने भेजा था उसमें भी मैंने बोला था कि जो है जो हेडर फाइल्स होती हैं ये प्री प्रोसेसर्स होते हैं, ठीक है। प्री प्रोसेसर को कंपाइलर कैसे पहचानता है, जहाँ पर भी हैश ये लिखा होता है ना, हैश, ये वाला हैश सिंबल, अगर आप किसी के आगे हैश सिंबल लगा देंगे तो कंपाइलर उसको प्री प्रोसेसर मान लेगा और उसको कॉल कर लेगा अपने प्रोग्राम में, यूज़ कर लेगा अपने प्रोग्राम में। तो अब प्री प्रोसेसर 2 तरीके के होते हैं, एक तो जो प्री डिफाइंड होते हैं जिसको हम हैश इंक्लूड करके यूज़ कर लेते हैं सिंपली, ठीक है, और एक दूसरे होते हैं जिनको हम बना सकते हैं, ठीक है। तो बनाएंगे कैसे, हम लिखेंगे हैश और यहाँ लिखेंगे डिफाइन, ठीक है, और डिफाइन करके हम उसका नाम दे सकते हैं यहाँ पर। सपोज़ जैसे अभी मैं ये पाई जो यूज़ कर रहा था, अब उस पाई को मैं यहाँ यूज़ करके दिखाऊंगा तुम्हें, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, PIE, सेम वही चीज़ यहाँ पे मैंने कर दिया, ठीक है, और स्पेस करके इसकी वैल्यू दे सकता हूँ मैं, जो भी इसकी वैल्यू है 3.14 इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो मैं इसको बाहर डिफाइन कर सकता हूँ प्रोग्राम में और इसको हटा दूंगा मैं, ठीक है, समझा है। और प्रिंट कराते समय क्योंकि ये फ्लोट वैल्यू है तो प्रिंटिंग उसी तरीके से होगी, बस यहाँ पर जो नाम है वो कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है तो कैपिटल में होगा बस, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, प्रोग्राम के बाहर है, मतलब प्री प्रोसेसर का पार्ट हो गया ये, ठीक है। मतलब कहने को तो ये प्रोग्राम का ही पार्ट है, लेकिन एक्चुअली ये प्री प्रोसेसर की तरह एग्जीक्यूट हो रहा है, दिख रहा है, वैल्यू वही आ रही है सेम, लेकिन लिखने का तरीका इसको डिफरेंट हो गया, ठीक है। अब इसको प्रोग्राम में अगर आप यूज़ करेंगे तो बिल्कुल उसी तरीके से यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, सपोज़ मैं आई की जगह इसको आर कर देता हूँ, ये मान लो रेडियस है मेरा, ठीक है।
इस लाइन को हटा देते हैं, ठीक है, इन सारी लाइन्स को हटा देते हैं, कमेंट किया था हमने, इसका कोई यूज़ नहीं है इस प्रोग्राम में। इनको भी हटा देते हैं कन्फ्यूजन क्लियर, ताकि कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो, ठीक है। अब रेडियस हमने ले लिया। अब मुझे अगर एरिया निकालना है तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक वेरिएबल भी ले लिया, ठीक है, फ्लोट टाइप का, एरिया नाम का, ठीक है। अब मैं एरिया कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो मैंने ये दोनों डिस्प्ले कर ही दिया है। मैं यहाँ लिखता हूँ एरिया इक्वल्स टू पी आई ई पाई इंटू आर इंटू आर। हाँ, तो आर इंटू आर मतलब आर स्क्वायर हो गया, ठीक है। मैं यहाँ प्रिंट करवा दूंगा, फिर प्रिंट क्या करवा दूंगा मैं, परसेंट एफ स्लैश एन परसेंट एफ कॉमा ए आर ई ए, ठीक है। अनडिफाइंड सिंबल, अच्छा ये आर कर दिया था मैंने इसको, ठीक है, तो मैं इसको आर कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको वापस चेक करते हैं, कोई एरर नहीं है। अब इसको रन करते हैं, ये देखो प्रोग्राम रन हो गया। ये पहले मैंने रेडियस दे दिया, ठीक है, फिर मैंने पाई की वैल्यू दे दी, फिर मैंने एरिया निकाल दिया, ठीक है। अगर आप और बेटर करना चाहते हो तो यहाँ पे मैसेज दे दीजिए इसी में, एरिया इज इक्वल्स टू, तो क्योंकि रेडियस भी दिया हुआ है, पाई भी दिया हुआ है तुम्हारे प्रोग्राम में, तो तुम्हें आसानी से, ठीक है। सब में हम मैसेज दे सकते हैं, ऊपर वाले में भी दे सकते हैं रेडियस इज, फिर दे सकते हैं पाई इज, ठीक है, क्लियर। तो आप इस प्रोग्राम को इस तरीके से भी बना सकते हैं कि ये भी हो जाएगा और वो दूसरा वाला पोर्शन जो है वो भी हो जाएगा। क्लियर, ये समझ में आ गया? यस सर, आ गया। तो ये प्री प्रोसेसर है, इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर है। जब हम इसके ऊपर आएंगे तो प्रॉपर तरीके से प्री प्रोसेसर को और समझेंगे कि हम पूरा सी का पूरा प्रोग्राम प्री प्रोसेसर की हेल्प से बना सकते हैं, ठीक है। इतनी फैसिलिटी दी गई है हमको, ठीक है। तो इसको एक्चुअली में कहा जाता है मैक्रो, ठीक। जो ये मैंने हैश डिफाइन करके यूज़ किया है, ये मैक्रो की तरह होता है, ठीक है। मैक्रो का मतलब क्या है? मैक्रो का मतलब ये कहने का मतलब होता है ये रिकॉर्डर की तरह काम करता है। आपने सब कुछ पहले बना लिया, बस उसको प्ले कर दिया ले आकर नीचे। जैसे पाई को मैंने पहले ही बना लिया, तो बस पाई को ला के मैंने यहाँ प्ले किया और वो पाई अपनी वैल्यू शो कर रहा है, ठीक है। तो जैसे रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है, जैसे रिकॉर्ड अभी ये जो हमारी ये क्लास है ये रिकॉर्ड हो, तो रिकॉर्डिंग का फ़ायदा क्या होगा कि भाई आप लास्ट में बस आपको प्ले करना है और सारी चीज़ें जो मैंने स्टेप बाय स्टेप किया वो सब कुछ आपको डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो सिमिलरली ये हैश डिफाइन जो है इसको मैक्रो कहा जाता है प्री प्रोसेसर्स में, ठीक है। तो प्री प्रोसेसर्स एक सी में पूरा टॉपिक है जो कि मैंने बताया कि ज़्यादातर जगहों पे नहीं पढ़ाया जाता, ऑल्दो इसको पढ़ाया जाना चाहिए। क्लियर, ये समझ आ गया? ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक आस्काई वैल्यू कॉन्स्टेंट्स, ये दोनों हमारे खत्म हो गए, ठीक है। तो अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है स्टैटिक, ठीक है। अब स्टैटिक क्या है? तो एक बार हम आ जाते हैं उस पर अपने प्रोग्राम पे, इसके बाद फिर हम समझते हैं कि स्टैटिक है क्या। तो इस प्रोग्राम में हम ऐसा करते हैं कि सारी चीज़ें रहने देते हैं, ये पाई वाला हटा देते हैं, इसी प्रोग्राम में मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। एक मिनट, इसको ऑल्ट और बैकस्पेस प्रेस करते हैं, ठीक है। तो इस प्रोग्राम का हम एक प्रिंट स्क्रीन ले लेते हैं, तो ये सेव कर लेता हूँ ताकि ये हमारे आगे काम आ जाए। मैं सेंड कर
होता क्या है, नॉर्मली जो हम वेरिएबल्स बनाते हैं अपने प्रोग्राम में, जो नॉर्मल वेरिएबल्स होते हैं हमारे, जो नॉर्मल वेरिएबल्स होते हैं, नॉर्मल वेरिएबल उनका जो स्कोप होता है लिमिटेड होता है, ठीक है, स्कोप इज लिमिटेड, ठीक है, स्कोप लिमिटेड होता है। लिमिटेड का मतलब क्या होता है, मतलब कि अब हमारे सी लैंग्वेज में कई तरीके के वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, तो एक होता है लोकल वेरिएबल, इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। लोकल वेरिएबल क्या होता है, whose scope is limited to the function or program only, ठीक है, जिसका स्कोप जो है फंक्शन या प्रोग्राम तक ही लिमिटेड हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक प्रोग्राम अभी करके देख लेते हैं, यहाँ पे समझ में आ जाएगा लोकल वेरिएबल क्या कर रहा है एक्चुअल में। इसी प्रोग्राम में अगर हम चेंजेस करें तो बाकी सारी चीज़ें हम स्टेटमेंट्स हटा देते हैं यहाँ से और इसको कट कर देते हैं यहाँ से, प्रोग्राम को ब्लैंक कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने सपोज एक वेरिएबल बनाया और हमने एक फॉर का लूप बना लिया, जो भी हम बना रहे थे, जो मैंने किया था अभी, हमने यहाँ पर इंटीजर एक आई वेरिएबल बना लिया और उसको हमने 4 या उसको हमने 5 असाइन कर दिया और i इज़ लेस देन 10 कर देते हैं और i++ कर देते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं printf %d कॉमा करके i को डिस्प्ले कर देते हैं, ठीक है। और ये एरिया को हटा देते हैं, ये भी इंटीजर है तो यहाँ पर %i हो जाए %d हो जाएगा और ये भी हो जाएगा r, ठीक है। ठीक है, इसको हम कर देते हैं ग्लोबल वेरिएबल, ठीक है। और ये आपका क्या है, लोकल वेरिएबल, ठीक है। इसको हम कंपाइल कर लेते हैं यहाँ से, सिंटैक्स अनडिफाइंड सिंबल आई मिसिंग स्टेटमेंट दिस, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कर्ली ब्रेसेस लगा देते हैं एक बार, अब देखते हैं क्या कह रहा है, दिख रहा है, वार्निंग दे रहा है कि एक्सप्रेशन सिंटैक्स में कुछ प्रॉब्लम है, ये वो इस तरीके से डिक्लेयर नहीं करने दे रहा है पहली चीज़, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, अब 2 एरर्स हैं, अनडिफाइंड सिंबल, डिफाइंड सिंबल, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर वेरिएबल यहाँ अंदर डिक्लेयर कर लेते हैं, ये आर को ही यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पर आर को यूज़ कर लेते हैं और आर को यहाँ 1 से चला देते हैं, ठीक है। और यहाँ एक अंदर वेरिएबल बना लेते हैं i = 3, ठीक। और ये सब आर कर देते हैं, आर कर दिया हमने, ठीक है। और आर को भी डिस्प्ले करा लेते हैं यहाँ पर साथ में, %d आर को भी डिस्प्ले करा लेते हैं। हम कंपाइल
करते हैं इसको। अब देखते हैं अभी भी एरर दिखा रहा है, कोई एरर नहीं है। अब इसको रन करके देखते हैं क्या फ़र्क आता है, कुछ फ़र्क आता है या नहीं आता। ठीक है, पुराने प्रोग्राम का भी आउटपुट आ रहा है। CLR SCR चला देते हैं एक बार ताकि स्क्रीन क्लियर हो जाए, हमें समझ में आए क्या हो रहा है। CLR SCR कंपाइल करते हैं। अब इसको रन करते हैं प्रोग्राम को, तो आउटपुट आना चाहिए हमारा। हाँ ठीक है, क्योंकि लूप चल रहा है हम R को डिसेबल कर देते हैं यहाँ पर, और क्योंकि लूप के अंदर है तो I कई बार आ जाएगा। ठीक है, कितने बार आ जाएगा इसको हम थोड़ा कम कर देते हैं। इसको कंडीशन 3 ही बार चलाते हैं। ठीक है, ताकि थोड़ा हमें दिखाई दे, ये समझ में आए कि वो क्या है। /n और इसको कंपाइल करते हैं। 3 ही चलाते हैं ताकि थोड़ा सा समझ में आए प्रोग्राम में हो क्या। देखो, लोकल वेरिएबल 3 ग्लोबल वेरिएबल 3 दिख रहा है। यस सर। इसकी वैल्यू कुछ और ही कर देते हैं, 23 कर देते हैं। ठीक है, ताकि डिफरेंस समझ में आए कि वो क्या रहा है। अब इसको अगर हम रन करें, दिख रहा है 23 3। ठीक है, तो 23 एक बार यहाँ से आ गया, और क्योंकि <3 चला रहा है तो 1 से लेकर के 3 के बीच में 2 बार चलेगा। ठीक है, एक तो 1 बार चलेगा, फिर 2 बार चलेगा, तीसरी बार नहीं चलेगा क्योंकि <3 है। ठीक है, क्लियर। अब हम क्या करते हैं, इसी वाले प्रिंटफ मतलब I को यहाँ बाहर भी प्रिंट करवा लेते हैं। कर देखते हैं यहाँ पर, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ इसको लिखना है लोकल वेरिएबल आउटसाइड फंक्शन कामा क्या है ये, आई है ना, आर नहीं आई है, क्योंकि हमको आई डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, आई बराबर, हाँ, क्योंकि लोकल वेरिएबल हमारा आई है। अनडिफाइंड सिंबल आई, समझ में आ गया। देखो इस एरर को समझो, समझ में आएगा। अब ये एरर दे रहा है अनडिफाइंड सिंबल आई, तो यही मैं बताना चाह रहा था कि आई को आप बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं, आर को आप कर सकते हैं। ठीक है, आर को आप अंदर भी कर ले रहे थे। अगर मैं ये प्रिंटफ यहाँ से हटा दूँ तो ये आर यहाँ पर भी चलेगा। ठीक है, अगर हम कंपाइल कर दें यहाँ पर, तो अगर हम कंपाइल करें, कंपाइल हो जा रहा है। एक एरर है, क्या एरर बता रहा है भाई, आई नहीं यूज़ हो सकता बाहर। ठीक है, तो आई इसलिए बता रहा है क्योंकि आई क्या है, फॉर का लोकल वेरिएबल है, अंदर बनाया गया है। तो जैसे ही फॉर ख़त्म हुआ उसका स्कोप ख़त्म हो गया। ठीक है, बाहर नहीं यूज़ किया जा सकता। तो लोकल वेरिएबल होता क्या है, किसी फंक्शन को बिलोंग करता है, उसका बाहर स्कोप नहीं होता है। ठीक है, और ग्लोबल वेरिएबल में क्या होता है, उसका स्कोप बाहर भी होता है। ठीक है, अब यही कंपाइल करें तो अब सही हो जाएगा प्रोग्राम हमारा। दिख रहा है, क्योंकि आर तो ग्लोबल है, अंदर भी यूज़ हो जाएगा, बाहर भी यूज़ हो जाएगा। अब देखो अंदर भी चलेगा, बाहर भी चलेगा। ठीक है, तो अंदर भी आ रहा है, बाहर भी आ रहा है। देखो अंदर भी 2 एक बार प्रिंट किया है, फिर यहाँ लोकल में भी 2 प्रिंट किया है। तो हम एक बार ये इसको लोकल वाला ये इसको डिसेबल कर देते हैं ताकि हमारे आउटपुट में थोड़ी गड़बड़ी ना दिखाई दे, और यहाँ /n लगा देते हैं। तो अगर ठीक है, वो वार्निंग दे रहा है क्योंकि आई को हमने बनाया है, यूज़ नहीं कर रहा है, इसलिए वो कह रहा है कि आई को बनाया है, यूज़ नहीं किया। खैर उससे कोई प्रोग्राम में प्रॉब्लम नहीं है। वार्निंग कभी भी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को नहीं रोकती है, सिर्फ आपको वार्न करती है। ठीक है, तो दिख रहा है 1 2 आ रहा है आर से, और 3 तो तुमने ग्लोबली बाहर डिक्लेयर कर रखा था, उससे आ रहा है। ठीक है, दिख रहा है। तो आई जो है ग्लोबल वेरिएबल है क्योंकि वो बाहर डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल किसका है, मेन का। और जो इंटीजर आई है ये क्या है, लोकल वेरिएबल है किसका, फॉर का। तो ये समझ में आया यहाँ तक, ग्लोबल लोकल। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही है। तो आज हमने जो देखा है, अगर समराइज़ करने सारी चीज़ें, तो हमने ये जाना कि डिफरेंस क्या है स्टार्टिंग में और इसमें,
ठीक है, तो हमने ये जाना कि मतलब स्टैटिक वेरिएबल में, अभी स्टैटिक वेरिएबल मैंने बताया नहीं एक्चुअली, मैंने लोकल और ग्लोबल सिर्फ बताया छोटा सा एग्जांपल लेकर के। इसके अलावा हमने ये देखा है कि कांस्टेंट क्या होता है, हाँ ठीक है, और इसके अलावा स्काई कोड देखा है हमने इस वीडियो में, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें हमने देखी हैं।